डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक का काल भारतीय इतिहास में मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के दौरान हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। मौर्य काल अथवा मौर्य वंश का जो इतिहास है, एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है भारतीय इतिहास में। मौर्य काल वो काल है इतिहास का, इसमें जहाँ से हमें बहुत सारे प्रमाण, लिखित अलिखित, बहुत सारे स्रोत मिलने आरंभ होते हैं। मौर्य काल से पहले हमें इतिहास पढ़ने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौर्य काल से पहले के बहुत कम स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं। तो इसलिए भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कालों में से एक मौर्य काल माना जाता है। इसे भारत के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश या प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि हमें जब भी हम किसी काल या किसी वंश के बारे में पढ़ने लगते हैं तो हमें पहले उसके स्रोतों की ओर ध्यान देना होता है, क्योंकि इतिहास स्रोतों पर चलता है। बिना स्रोत के हम किसी भी ऐतिहासिक घटना को पुख्ता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश के प्रमुख स्रोतों के बारे में। हमारे पास मौर्यकालीन लिखित और अलिखित बहुत सारे स्रोत हैं। अगर हम लिखित स्रोतों की बात करें तो कुछ लेखक और उनकी जो कृतियां हैं वो हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर, सबसे प्रथम नाम जो आता है स्रोतों के रूप में, वो हमारे पास है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज एक यूनानी लेखक था जो सिकंदर के आक्रमण के बाद जब यूनानी लोग भारत में अपने राज्य स्थापित करने में सफल हुए थे, तो उस काल में वो एक यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था। मेगस्थनीज ने जितने वर्ष वो भारत में रहा, उसने जो यहाँ पर देखा सुना उसका वर्णन उसने एक अपनी पुस्तक जिसका नाम है इंडिका, उसमें लिखा किया है। हालांकि इंडिका का जो वास्तविक रूप है एक पुस्तक के रूप में, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंडिका के बहुत सारे अंश बाद में आने वाले बहुत सारे यूनानी लेखकों ने उनका उदाहरण जो है वो दिया है। तो हम इंडिका को और मेगस्थनीज को एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखते हैं। मेगस्थनीज जो 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक लगभग 5 वर्ष मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था। उसने भारत के संबंध में जो आंखों से देखा उसका वर्णन हमें क्या कहते हैं, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ये बात हमें याद रखनी है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, यानी जो उस समय भारत का सम्राट था, उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत रोचक जानकारियाँ जो है वो लिखी हैं। उसने चंद्रगुप्त को एक परिश्रमी शासक के रूप में याद किया है, जो कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाता था और अपना पूरा जीवन और सामर्थ्य प्रजा की भलाई में व्यतीत करता था। उसने कुछ रोचक जानकारियाँ जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दी हैं। उसने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य सुरक्षा के कारणों से कभी भी एक कमरे में नहीं सोता था। वह प्रतिदिन अपना शयन कक्ष बदल लेता था। उसके अंगरक्षकों में अधिकतर स्त्रियां
सम्मिलित थी। वह केवल 4 अवसरों पर महल को छोड़कर बाहर जाता था, जिसमें पहला लोगों की शिकायतें सुनने और न्याय करने के लिए, दूसरा शिकार करने के लिए, तीसरा यज्ञ करने के लिए और चौथा युद्ध करने के लिए। इसके अलावा वो कभी भी राजधानी छोड़ करके बाहर नहीं जाता था। उसने पाटलिपुत्र के बारे में भी विस्तृत प्रकाश डाला है। वो लिखता है कि यह भारत का सबसे बड़ा शहर था और गंगा और सोन नदियों के संगम के तट पर स्थित था। इस शहर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। इस दीवार के चारों ओर एक बहुत बड़ी खाई थी जो सदैव जल से भरी रहती थी। यहाँ का राजमहल मध्य एशिया में बने राजमहलों से कहीं अधिक सुंदर था और पाटलिपुत्र की व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई थी। ये बात उसने अपनी इंडिका पुस्तक में लिखी है। सेना के बारे में मेगास्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। उसने सैनिकों की संख्या लगभग 7 लाख बताई है, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ शामिल थे। उसने भारतीय समाज के संबंध में भी बहुत ही रोचक बातें लिखी हैं। मेगास्थनीज ने उस समय के भारतीय समाज का जो वर्णन किया है, उसमें वो लिखता है कि उसमें भारतीय समाज अनेक वर्गों में विभाजित था, जिसमें दार्शनिक, कृषक, साधारण कर्मचारी, पशुपालक, शिकारी, शिल्पकार, व्यापारी, राज्य के कर्मचारी, ये इस तरह से उसने वर्गीकरण जो है वो समाज का किया है। मेगास्थनीज के अनुसार उस समय लोगों का नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। लोग बहुत ही पवित्र और ईमानदार जीवन व्यतीत करते थे। चोरियां और डकैतियां नहीं होती थी। लोग अपने घरों को खुला छोड़कर बाहर चले जाते थे। लोग बहुत समृद्ध थे। वे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहनते थे। उनका खाना बिल्कुल सादा होता था और मदिरापान नहीं करते थे। समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी और दास प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। ये भारतीय समाज की विशेषताएं मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो कुल मिलाकर के मेगास्थनीज एक महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यकालीन इतिहास को जानने का। मेगास्थनीज और उसकी इंडिका पुस्तक। इसी तरह से लिखित स्रोतों में हमारे पास एक और व्यक्ति और उनकी रचना का वर्णन आता है और वो है कौटिल्य तथा उनका अर्थशास्त्र। कौटिल्य, जिनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। कौटिल्य, उनकी कुटिलता के कारण उनको कौटिल्य कहा जाता था। उनके पिता का नाम चणक था। चणक का पुत्र होने के कारण उनको चाणक्य कहा जाता है और वास्तविक नाम उनका जो था वो विष्णुगुप्त था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्यकालीन इतिहास को जानने का। यहाँ पर हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि चाणक्य थे वो न केवल उस काल के सबसे प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे, अपितु वे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। ये बात हमें नहीं भूलनी है। कौटिल्य राजनीति और शासन व्यवस्था के आचार्य के नाम से, या उनकी जो नीतियां हैं, एक राजा और शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके विषय में जो उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। हालांकि नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसकी विषय वस्तु जो है वो शासन व्यवस्था और राजनीति है। जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि कौटिल्य ने एक राजा कैसा होना चाहिए, उसके मंत्री कैसे होने चाहिए, सेना कैसी होनी चाहिए, नागरिक कैसे होने चाहिए, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, कौन कौन सी वो नीतियाँ होनी चाहिए, वो सब बातें अर्थशास्त्र के द्वारा हमें प्रदान की हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। इसी तरह से एक और जो स्रोत है हमारा वो है
विशाख दत्त एक राइटर हैं, लेखक हैं, और उसके द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, उनकी कृति, उनकी रचना का नाम, उनकी पुस्तक का नाम, उनके ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। हालांकि मुद्रा राक्षस जो है वो गुप्त काल में लिखा गया था, 5वीं शताब्दी में, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो मौर्यकालीन है, यानी मौर्य काल के बारे में वो हमें बताती है। उसमें जो कहानी लिखी गई है, वास्तव में मुद्रा राक्षस एक नाटक के रूप में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो ये बेशक एक नाटक हो, लेकिन इसमें वर्णित घटनाएं हमें चंद्रगुप्त मौर्य और क्या कहते हैं मौर्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इनके अलावा लिखित स्रोतों में हमारे पास जैन और बौद्ध ग्रंथ भी हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथ हमें मौर्य काल के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में इस बात का संदर्भ आता है कि चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के अंत में जैन धर्म को अपना लिया था और उसने जैन परंपरा के अनुसार मरण व्रत रखकर अपने जीवन का अंत किया था। इनसे यह भी ज्ञात होता है कि मौर्य मोरों को पालने वाले थे। इसी तरह से बौद्ध धर्म के ग्रंथों दीपवंश और महावंश से मौर्य काल के एक प्रसिद्ध शासक अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयासों का पता चलता है। इसी तरह से दिव्यवदान जो एक प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें बिंदुसार और अशोक के शासनकाल पर हमें जानकारी जो है वो मिलती है। तो ये ग्रंथ जो है वो भी हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। इनके अलावा हिंदू धर्म के ग्रंथ पुराण जो हैं वो भी मौर्यकालीन इतिहास का एक लिखित सबूत जो है वो प्रस्तुत करते हैं। इन पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि नंद वंश के राजा शूद्र जाति के थे और एक उच्च जाति के ब्राह्मण कौटिल्य ने उनके वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य सिंहासन पर बैठाया। इसके अतिरिक्त वे मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए भी सहायक हैं, किंतु इनमें कल्पित गाथाएं अधिक हैं, इसलिए इनको ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता। लिखित स्रोतों में हमारे पास एक और स्रोत है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख अर्थात ठोस सतहों पर लिखे गए लेख उत्कीर्ण करके, जैसे मान लीजिए पत्थर पर, चट्टान पर या किसी धातु की प्लेट पर सख्त जिसका धरातल हो, उसमें उत्कीर्ण करके जो लेख लिखे गए हैं उनको अभिलेख कहा जाता है। अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शंस जिनको कहा जाता है। तो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए अभिलेख एक अमूल्य स्रोत माने जाते हैं। ये अभिलेख चट्टानों और पत्थरों के स्तंभों पर अंकित हैं, खास करके अशोक के काल के जो अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से हमें अशोक के साम्राज्य के विस्तार, उसकी शासन व्यवस्था, जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों, उसके निर्देशों, धम्म के सिद्धांतों, धर्म महामात्रों के कर्तव्यों, कलिंग के युद्ध, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, उसके चरित्र और बौद्ध धर्म के लिए किए गए उसके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो मिलती है। इसके अलावा और स्रोतों के रूप में हमारे पास भवन और स्मारक जो हैं वो भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। मौर्य काल में निर्मित स्तूप, विहार, स्तंभ और उन पर बनी पशुओं की मूर्तियाँ, गुफाएं, अन्य भवनों से तत्कालीन सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें मिलती है। अशोक के द्वारा निर्मित सांची का स्तूप, सारनाथ के लौरी नंदनगढ़ के स्तूप और गया की गुफाओं में की गई पॉलिश और चित्रकारी से तत्कालीन मौर्य कला के क्षेत्र में हुए अद्वितीय विकास के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के ये सभी स्रोत मौर्यकालीन इतिहास को जानने में हमारी बहुत अधिक मदद करते हैं और हमारे लिए अमूल्य हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।